नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतर। इस बुलेटिन में हम बिहार की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे सौगात की जो बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज के लोगों को दिया है। यानी कि गोपालगंज के लोगों को एक सौगात मिला है और यह सौगात काफी बड़ी है। यहां गंडक नदी के समानांतर बनाया गया पायलट चैनल खुल गया है, जिससे गंडक अपनी मुख्य धारा में लौट आएगी और गोपालगंज सदर प्रखंड के कई गांवों में कटाव रुक जाएगा और ये गांव गंडक में विलीन होने से बच जाएंगे। इस पायलट चैनल का निर्माण सदर प्रखंड के मकसूदपुर गांव और मंझरिया गांव के पास किया गया है। अभी आप पहुंचे हैं गोपालगंज के मकसूदपुर मंझरिया पायलट चैनल के पास और यही वह जगह है जहां पर कि करीब 4.5 किलोमीटर लंबा एक पायलट चैनल का निर्माण किया गया है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है और बताया जा रहा है कि करीब 4.25 किलोमीटर लंबी ये पायलट चैनल है। तो इस पायलट चैनल के थ्रू जो गंडक की जो धारा है वो मुख्य धारा में भेजने के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा है और गोपालगंज सदर प्रखंड के अलावा माझागढ़ प्रखंड और कई प्रखंडों में जो लगातार कई गाँव में कटाव हो रहे हैं, इस कटाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और इससे पहले गोपालगंज में जब पायलट चैनल का निर्माण नहीं हुआ था तो कई ऐसे गांव थे जो लगातार गंडक में विलीन होते चले जा रहे थे, लेकिन अब इस चैनल के बन जाने के बाद से उम्मीद है कि ये मुक्ति मिलेगी। अभी हम बात करेंगे गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह से बात करेंगे। यह योजना धारा परिवर्तन के लिए बनाया गया है। यहाँ मकसूदपुर से लेकर मंझरिया तक 4.5 किलोमीटर का चैनल का निर्माण किया गया है और आज शुभ मुहूर्त है। हम लोग सभी लोग जल संसाधन के अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं और इसको खोला गया है। आप देख रहे हैं किस रूप में धारा में गंडक की धारा इसमें समा गई है और हमको पूर्ण विश्वास भी है कि यह निश्चित रूप से धारा परिवर्तन होगा और 2 प्रखंड के आधा दर्जन गांव इस कटाव से मुक्त होंगे और बाढ़ से वंचित रह जाएंगे। तो ये जो है विधायक का कहना है कि अभी जो पायलट चैनल का जो निर्माण शुरू हो गया है और पायलट चैनल के बाद जो गंडक की जो धारा है अब वो अपने जो है ये मुख्य धारा में वापस जाएगी। तो इस तरह से गोपालगंज के लिए बड़ी सौगात है और गोपालगंज के लोगों को कटाव से मुक्ति भी मिलेगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो 16.5 करोड़ की लागत से बने मकसूदपुर मंझरिया पायलट चैनल का आगाज हो चुका है। अब यह जानना जरूरी है कि पायलट चैनल के बनने से गंडक नदी के आसपास बसे लोगों को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि इससे बाढ़ की त्रासदी से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही दियारा इलाके में खेतों में खुशहाली आएगी, यानी कि सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं होगी। गंडक नदी का कटाव रुकेगा और इसके वजह से दर्जनों गांव नदी में विलीन नहीं होंगे, यानी कि जो हर साल तबाही मचाती थी गंडक, उससे लोग बचेंगे। दर्जनों गांव कटाव की चपेट में आने से बच जाएंगे। लोगों के खेत खलियान घर बचेंगे। चैनल से नदी की धारा बदल जाएगी, यानी कि कटाव नहीं होगा और मुख्य धारा में लौट आएगी। तकरीबन 145 गांवों को इससे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बांध भी खतरे की जद से बाहर आ जाएगा। जो बार बार बांध टूटने की खबर आती थी वो नहीं आएगी। चैनल से तटबंधों को मजबूती मिलेगी और आपको बता दें कि इन तमाम चीजों की वजह से दर्जनों गांव जो गोपालगंज के हैं वो बाढ़ के कहर से बच जाएंगे। तो गंडक के आसपास के गांवों को पायलट चैनल से राहत मिलेगी, लेकिन बाढ़ के खतरे को लेकर बिहार की बेचैनी समझी जा सकती है। लिहाजा सरकार ने भी समीक्षा शुरू कर दी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेकर की गई तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा सर्पदंश और एंटी रेबीज दवा की आपूर्ति बनाए रखने, पशुओं के लिए चारा का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। पटना को जल जमाव से बचाने पर सीएम का खास जोर रहा। मुख्यमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर वाटर रिचार्ज का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। साथ ही सभी को ये तमाम जो निर्देश दिए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने को सीएम ने कहा। कोरोना वायरस के चलते जो असर है उसके लिए तो सतर्क रहना ही, वह खुद भी एक आपदा है। अब इसी बीच में ये जो बाढ़ की स्थिति आएगी तो आ सकती है, ये कोई नहीं जानता है। तो नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सब लोगों को लगभग पूरी तैयारी है और हर तरह से आप लोग तत्पर हैं, इसलिए अच्छी बात है।
एक तरफ तो हम लोग को कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन सेंटर भी बना करके रखना है, तो वो तो एक हुआ। और दूसरा, बाढ़ से प्रभावित होंगे तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा आपदा केंद्र। तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया है, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है, लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे। तो मुख्यमंत्री के फिक्र को मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, हर साल नेपाल में बारिश होती है जिसके कारण बिहार की नदियों में बाढ़ आती है। नदियां उत्तर बिहार में भारी तबाही मचाती हैं, जान माल और खेती का भारी नुकसान होता है और इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में खतरा और बढ़ गया है। वहीं इस बार नेपाल से संबंधों में खटास भी चल रही है, जिसकी वजह से ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से तटबंधों की मरम्मत मुकम्मल नहीं हो सका है। हर साल की तरह इस बार भी तटबंधों के जो मरम्मती होती है वो इस बार अधूरी है। तो सीएम बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहे हैं, लेकिन पटना के अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। 3-4 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन जल जमाव से बचाव की मुकम्मल तैयारी नहीं है। नाला उड़ाही का काम हुआ भी है तो आधा अधूरा। बिहार में मानसून आगमन का समय है वो 15 से 20 जून तक रहती है और इस पर भी पूरी संभावना है, जैसा कि अभी पूर्वानुमान है अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून आने में महज चंद घंटों की देरी है। जल जमाव के खतरे को भांपते हुए पटना प्रशासन नींद से जागा तो जरूर, लेकिन आधा अधूरा। जब आसमान में बादल घुमड़ने लगे तो नाला उड़ाही का काम शुरू किया, लेकिन वो काम भी महज खाना पूर्ति था। यकीन न हो तो जरा राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर का ये हाल देखिए। हम अभी मौजूद हैं पटना के बाईपास पर। ये बाईपास के ठीक बगल में ये नाला है और आपको बता दें कि इस नाले की उड़ाही हो चुकी है और उड़ाही के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे ठीक उसके बगल में रख दिया गया है। बड़ा पहाड़ नुमा ये वेस्ट मटेरियल है। आप देखिए, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं आपकी, वहाँ तक ये एक अलग पहाड़ नुमा वेस्ट मटेरियल का ये बना हुआ है, जिस जो काफ़ी ऊंचाई पर है। नाले की उड़ाही की जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ मॉनसून शुरू होने वाला है और मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश शुरू होगी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर से नाले में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बाद हम आपको पटना के पौष इलाके का हाल दिखाते हैं। ये देखिए पटना के सीने पर कूड़े का ढेर। कोरोना से बचाव के लिए जहां साफ सफाई सबसे बड़ी शर्त है, वहां न्यू मार्केट में कूड़े का पहाड़ बताता है कि पटना नगर निगम के इरादे इस पहाड़ के सामने राई से भी छोटे हैं। शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पटना स्टेशन और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में। देखने से ये चौंकाने वाली तस्वीर होगी। ये आपको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कूड़ा का ढेर है ये डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और ठीक उसके ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हैं। ठीक बाएं साइड में हनुमान मंदिर है, जामा मस्जिद है और उसके बगल में यहाँ पे ये कूड़ों का ढेर है, जिसके कारण जो है पूरे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं। लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम से गुहार लगाई गई है। यहाँ तो इतना बदबू है और इतना गंदगी है, कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर और हमारा बिजनेस दिन पर दिन एकदम नीचे की ओर चला जा रहा है। इसको लेकर के आप लोग कभी नगर निगम, जिला प्रशासन से गुहार लगाए? हम लोगों ने डीएम को, कमिश्नर पटना नगर निगम को
चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सभी को दिया है, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछली बार पटना कैसे कुव्यवस्था के पानी में उतरा रहा था, ये सबने देखा था। बावजूद इसके पटना नगर निगम की ये लापरवाही हैरान करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे, रवि एस नारायण और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। लोगों की फिक्र और लोगों की चिंता को जरा समझ लेते हैं। दरअसल लोग ये जानते हैं कि अगर लापरवाही हुई तो पटना इस बार भी डूबेगा। नाले और संप हाउस कारगर नहीं हुए तो फिर जल जमाव होगा, जैसा कि पिछले साल हुआ था, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। पिछले साल लापरवाही की वजह से पूरा पटना डूब गया था और पटना की जो तस्वीरें सामने आई थी उसको देखकर, उसके बारे में सोचकर पटनावासी आज भी सहम जाते हैं और शायद इसीलिए 27 अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया था। जल जमाव पर हाई कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई थी और सरकार को, पटना नगर निगम को फटकार लगाई थी और कहा था कि इस तरह के हालात दोबारा नहीं होना चाहिए। वहीं इस बार जो साल है वो चुनावी साल है, तो वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब नीतीश कुमार का नया ड्रीम सामने आया है, जो एनडीए को 2020 का विधानसभा चुनाव जिताएगा, क्योंकि अब की बार नीतीश ने जनता से वादा कर दिया है कि अगली बार अगर जनता मौका देगी तो हर खेत में पानी पहुंचा देंगे। कमिटमेंट करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। अगर उन्होंने अगर ये गांधी मैदान में कहा कि अगर मैं हर एक घर में बिजली नहीं पहुंचा दूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, सुधार नहीं कर दूंगा, तो और उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में अगर मौका मिलेगा तो हर एक खेत में पानी पहुंचा देंगे। और लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल हर एक खेत में पानी पहुंचा देंगे। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़ा दावा किया है। नीतीश ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जनता के बीच जाकर इस वादे को कार्यकर्ता घर घर जाकर पहुंचाएं। नीतीश कुमार ने सिर्फ वादा ही नहीं किया है, बल्कि इस महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहुंचाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। तीसरे कृषि रोड मैप में कृषि कार्य के लिए अलग से फीडर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार के कई जिलों में अलग से कृषि कार्य के लिए फीडर लगाया गया है, जिसकी मदद से किसान खेतों में पानी पटा रहे हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहते हैं, हमारी सरकार का ड्रीम था हर घर में बिजली पहुंचे, तो अब हर खेत में पानी पहुंचे, ये सपना भी साकार होगा। आज जरूरत है किसानों को सिंचाई के लिए खेतों में पानी, हमारी सरकार की सोच है जाकर के। और तीसरा कृषि रोड मैप हमने प्रावधान भी किया था कि आने वाले समय में जिस तरह हम कृषि फीडर के माध्यम से हर खेतों में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में हर खेतों को पानी देने का जो सरकार की पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में सिंचाई के क्षेत्र में हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सके। जाहिर है बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में बड़ी आबादी खेती पर आश्रित रहती है, लेकिन बिहार के कई जिलों में खेती योग्य भूमि को पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से खेती पर बुरा असर पड़ता है। बिहार सरकार की इस कोशिश के बाद कई जिलों में कृषि कार्य के लिए फीडर लग गई है, जिससे किसान खेती कर रहे हैं। हर जगह बोरिंग का व्यवस्था, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जो आई है अभी एग्रीकल्चर, ये सब का व्यवस्था है। किसान संतुष्ट है, बहुत अच्छा लाभ जी है। जाहिर सी बात है किसान इस बात से उत्साहित हैं कि कम दर पर बिजली उपलब्ध होने और कृषि के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था से खेतों को काफी मदद मिलेगी। लेकिन विरोधी दल नीतीश के इस चुनावी वादे पर सवाल उठाकर हमला बोल रहे हैं। जब 15 साल चीफ मिनिस्टर रहकर वो कोई अपनी घोषणाओं का अमली जामा नहीं पहना सके, तब चुनाव जब 2 महीने के बाद होने हैं, मुश्किल से 100 दिन बचे हैं, तब आप मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। आखिर आप आम जनता को समझते क्या है? बहरहाल चुनावी साल है, हर पार्टी जनता को अपने पाले में करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने वादे पर गंभीर रहें तो बिहार में दूसरी हरित क्रांति हो सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, पटना। तो यहां पर नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर वादा किया है, कमिटमेंट किया है, तो अपने कमिटमेंट से मुकरेंगे नहीं। नीतीश कुमार ने इस बार ये कह दिया है कि अगर अगली बार उनकी सरकार आती है तो वो हर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि
जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है। कुल मिलाकर इधर विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी कमर कस लिया है। बीजेपी के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बीजेपी नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं आलाकमान ने सभी नेताओं को क्षेत्र में प्रवास करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयारी में जुटी रहती है। अब चूंकि कोरोना काल का समय है, कई पाबंदियां हैं, फिजिकल डिस्टेंस बना रहे, सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो, इस कारण से हमने अपने कार्य के तौर तरीकों में बदलाव किया है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। प्रवास के दौरान बीजेपी के नेता बिहार सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेंगे। इस दौरान बीजेपी के नेता लोगों से फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी के इस चुनावी अभियान को लेकर विपक्ष के नेता तंज कस रहे हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी संक्रमण फैलाने पर तुली हुई है। जब आप लॉकडाउन में हैं और बिहार में तेजी से संक्रमण बढ़ा है, अनलॉक सिचुएशन में भी, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्चुअल रैली वैली करना समझ में आ रही है, लेकिन अब प्रवास में जाएंगे और मजमा लगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इन गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। भले ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर तंज कस रही हों, लेकिन बीजेपी अपने चुनावी धुन में लगी हुई है। बीजेपी 17 तारीख के बाद से विधानसभा सम्मेलन भी शुरू करेगी। साथ ही बीजेपी के सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी कराने की तैयारी चल रही है। ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल रैली के तौर पर होंगे। ब्रिजम पांडे, न्यूज 18, पटना। तो एनडीए की तमाम पार्टियां चुनाव से पहले तैयारियों में जुट चुकी हैं और कमर कस चुकी हैं। इधर चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नेतृत्व का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि कोई खुद को नेता घोषित कर दे। महागठबंधन में 5 पार्टियां हैं और सब मिलकर ही फैसला करेंगे। मांझी ने यहां तक कि कह दिया कि कई वर्चस्व दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो यह कहना मुश्किल है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन में रह पाएगा या नहीं। हमारा तो आज नहीं, अच्छे महीना से चल रहा है जी कि आप अकेला कोई आदमी बोल दे, एक पार्टी या एक आदमी उस बात को नहीं मानने वाले। हम 5 हैं, पांचों बैठ करके विचार करके समाज पर जा करके आप लोगों से बात करेंगे कि हमारा ये भी है, हमारी ये उसको मान्य कर। वो अगर नहीं करेंगे तो महागठबंधन के साथ रहने का कोई औचित्य। अगली खबर का रुख करते हैं। गया कलेक्ट्रेट में तैनात एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है और सैनिटाइजर मशीन लगाए गए हैं। हाथ सैनिटाइज किए बिना किसी को भी डीएम चैम्बर या मीटिंग हॉल में नहीं जाने दिया जा रहा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डीएम के कार्यालय में भी सैनिटाइजर रखा गया है और अगर कोई बाहर से लोग आते हैं, डीएम से या दूसरे कर्मचारियों से मिलते हैं, तो पहले उन्हें सैनिटाइज करने के लिए कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड के सौजन्य से यहाँ लगाया गया है और जो भी यहाँ लोग आते हैं या अगर मीटिंग में कोई लोग शामिल होने के लिए कोई कर्मचारी आते हैं या अधिकारी आते हैं, तो यहाँ पहले वो हाथ जो है सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद ही जो है वो मीटिंग में या फिर डीएम से मिलने जाते हैं। तो एक कोशिश है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जा सके और यहाँ जो भी लोग आते हैं उन्हें जानकारी भी दी जाती है कि जो एडवाइजरी है उसका पालन किया जाए, हाथ सैनिटाइज किया जाए, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। कोरोना के इस समय में नबीनगर के जेडीयू नेता संजीव सिंह लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। संजीव जब धनगाई पहुंचे तो लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। बारुण के धनगाई में क्वारंटीन सेंटर से 14 दिन पूरा कर जा रहे प्रवासियों को जेडीयू नेता ने विदाई दी। फूलों की बारिश के साथ अंग वस्त्र और राहत सामग्री देकर भी विदा किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। समारोह में कई समाजसेवी भी उपस्थित रहे। वहीं मदद से मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी गई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।